आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुनील बिश्नोई। स्टार IQ यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज है 10 जुलाई और 10 जुलाई 2022 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। अगर आपने अभी तक स्टार IQ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोग मुझसे कंप्यूटर पढ़ना चाहते हैं तो स्टार IQ 5 एक कंप्यूटर कोर्स है जो कि स्टार IQ एप्लीकेशन पे ऑलरेडी रनिंग है। आप लोग इस बैच में आ सकते हैं और आनंद ले सकते हैं बहुत ही गजब के कंटेंट के साथ में। कल आपसे सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या रहेगा कि निम्नलिखित लेखकों में से कौन से संत समकालीन समाज की बुराइयों को उजागर करने के लिए जाने जाते हैं। तो इस सवाल का सही आंसर था ऑप्शन नंबर ए, अक्षमेंद्र। अक्षमेंद्र जो है ना, ये कश्मीर के प्रतिभा संपन्न कवि माने जाते हैं। कश्मीरी ब्राह्मण थे, संस्कृत के कवि माने जाते हैं। अपनी रचना, अपने कला विलास, नरम माला से समाज की बुराई, भ्रष्ट तंत्र, इसको उजागर किया था। और संस्कृति में जो है ना, परिहास कथा के धनी माने जाते हैं। तो कश्मीर के ब्राह्मण थे और के साथ में जो है ना, कश्मीरी पंडितों वाली मूवी तो आपने रिसेंटली खैर देखी ही थी, तो काफ़ी चर्चा में रह सकता है ये सवाल भी। आज का पहला क्वेश्चन जो है ना वो क्या रहेगा हमारा कि हरियाणा में नए परिसीमन के बाद कितनी लोकसभा सीटें हो जाएगी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े ढंग से सुनिएगा और बड़े ढंग से ही याद करिएगा। नया परिसीमन, अच्छा उससे पहले आप लोगों को तो खैर ये भी पता होना ही चाहिए कि नया परिसीमन है मतलब अब से पहले कोई परिसीमन हुए थे क्या। अगर हुए थे तो आप मुझे कमेंट में उनके बारे में सजा दीजिएगा कि पहला, दूसरा, तीसरा ये कब कब हुए होंगे। बहरहाल फिलहाल इसका आंसर जो रहेगा वो ये है कि नए परिसीमन के बाद में हरियाणा में टोटल 14 लोकसभा सीटें हो जाएगी। अच्छा सर, लोकसभा सीटों में बदलाव होगा क्या, मतलब विधानसभा सीटों में बदलाव नहीं होगा क्या? बिल्कुल होगा ना। कितनी हो जाएगी सर? हो जाएगी 126 हो जाएगी। सर अब कितनी है? अब तो हमें पता ही है 90 है। अच्छा लोकसभा सीटें अब कितनी है? 10 है। होने वाले टाइम में कितनी हो जाएगी? 14 हो जाएगी। सर ये पूरी बात बताओ, एक्चुअली हुआ कब था, क्या कहानी है ये? तो देखो कहानी एक्चुअली ये है कि अभी रिसेंटली राजस्थान की राजधानी पिंक सिटी जो जयपुर आप कह सकते हो, वहाँ पे उत्तर क्षेत्रीय परिषद की 30वीं बैठक हुई थी। उसमें भारत के गृह मंत्री अमित शाह और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, इसके अलावा जो है ना हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, जम्मू कश्मीर के जो डेप्यूटी गवर्नर है जिनका नाम मनोज सिन्हा, चंडीगढ़ के जो एडमिन हैं उनका नाम, और के साथ ये पंजाब के राज्यपाल भी है, नाम है बनवारी लाल पुरोहित। नियमानुसार जो पंजाब के गवर्नर होते हैं वही चंडीगढ़ के एडमिन बन जाते हैं, प्रशासक बन जाते हैं, वो है बनवारी लाल पुरोहित। लद्दाख के भी LG थे, नाम है राधा कृष्ण माथुर। दिल्ली के नए LG नाम है विनय कुमार सक्सेना। राजस्थान के CM अशोक गहलोत, ये लोग थे शामिल इसमें। अब ये सभी नाम बताए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट डेजिग्नेशन है सबके पास में। तो रिसेंटली जयपुर के अंदर हुई है उत्तर क्षेत्रीय परिषद की 30वीं बैठक। एक तो क्वेश्चन यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा सर ये बैठक हुई तो इसमें क्या, कौन सी बड़ी बात? देखो बहुत बड़ी बात तो एक्चुअली ये है कि अमित शाह ने इसमें अनाउंस कर दिया कि हरियाणा के लिए जो है ना एक अलग से असेंबली के लिए जगह देने की बात हुई है चंडीगढ़ में। ये स्यापा आप लोगों को याद होगा मुझसे, अगर आप रेगुलर 2020 से पढ़ रहे हैं तो 10 अप्रैल 2020 को मैंने YouTube पे पहला हरियाणा करंट अफेयर का वीडियो डाला था। उस टाइम पे मैं डेली हरियाणा करंट अफेयर पढ़ाने वाला फर्स्ट पर्सन बना था YouTube पे, तब से रेगुलर ही पढ़ा ही रहा हूँ आप लोगों को। खैर तो 2020 में मैंने आपको 2-3 बार पढ़ाया, 21 में भी पढ़ाया। सवाल तो ये है कि जब हरियाणा पंजाब साथ में थे ना, तब हरियाणा को ये था कि लगभग 20 कमरे थे जो हरियाणा के पंजाब ने ले लिए। तब हरियाणा को ये था भी कोई बात नहीं, जब जरूरत पड़ेगी तब हम ले लेंगे। पंजाब ने भी आश्वासन दिया था कोई बात नहीं भाई, छोटे भाई मेरे, जब जरूरत पड़े तो कमरे ले लियो वापस। लेकिन जब मांगने की बात आई कि भाई साहब अब हमारे पास में जो है ना सीटें बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, 90 अब हो गई है। ये 90 जो हरियाणा के अंदर जो आते हैं MLA आते हैं ना, इनके साथ में भी और भी है भाई। जैसे कोई गुरु है तो साथ में चेला भी आएगा ना, तो उनके चेले चमटे भी साथ में आते हैं। तो बहुत सारे लोग हैं, सचिव वगैरह है, कहाँ बैठेंगे इतने सारे लोग? तो दिक्कत आ रही है, हमें 20 कमरे दे दो। पंजाब ने तो मना कर दिया, छोटे बच्चों की तरह अंगूठा दिखाने लग गए। छोटा लो तो छोटा हाथ और बड़ा लो तो बड़ा अंगूठा दिखा दिया, चिढ़ाने लग गए। ये तो बहुत गड़बड़ हुआ। अब कई दिन तक तो ये चलता रहा। हरियाणा विधानसभा के जो अध्यक्ष है, नाम है ज्ञानचंद गुप्ता,
अब ये ज्ञानचंद गुप्ता मिलने गए ओम बिरला से, जो कि लोकसभा के अध्यक्ष है। कहा कि देखो ऐसा ऐसा है, हमारा बड़ा भाई हमसे लड़ाई कर रहा है, देख लो फिर कल को कुछ गलत हो जाएगा, हमें कमरे दिलवा दो। पहले तो हाँ भरी थी, अब मना कर गए वो। कहा कोई बात नहीं, बातचीत करेंगे। तो इतने दिनों के बाद में एक्चुअली क्या हुआ कि हरियाणा के सीएम और विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने एक रणनीति बनाई कि चलो एक काम करते हैं कि इनके साथ, जैसे हरियाणा पंजाब विधानसभा एक साथ ही है, तो तुम ये 20 कमरे नहीं, हमारे वाले भी रख लो, क्या पता, ठीक है ना। हमें क्या करो, हमें अलग से ही जगह दे दो। कितनी जगह चाहिए हमें? 10 एकड़ चाहिए, 10 एकड़ जगह चाहिए, और 10 एकड़ के अंदर जो है ना हम अलग से ही हमारी विधानसभा बना लेंगे। अरे वाह, ये बहुत बढ़िया है। तो सर चंडीगढ़ में 10 एकड़ मांगने की जरूरत क्या है? चंडीगढ़ तो हरियाणा की राजधानी है, ले लो ना अपनी से जगह। अरे नहीं, हरियाणा की राजधानी जरूर है, लेकिन ये यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, पता होगा आप लोगों को। जब हरियाणा पंजाब बना तब हरियाणा बोला ये तो मैं लूंगा, और पंजाब बोला ये तो मैं लूंगा। तो केंद्र सरकार बोली ना तेरा ना तेरा, ये तो मेरा हो गया। बीच में वो हड़प लिया, जैसे दो बिल्लियां लड़ रही है, बंदर बीच में रोटी खा गया, कुछ ऐसा काम हो गया यहाँ पे। तो सो भाई इसी के चलते हुए अब ये 10 एकड़ वाली ज़मीन जो है, ज़मीन तो खैर हालांकि 10 एकड़ से अप एंड डाउन हो सकती है, ये कोई फिक्स है नहीं, इसमें चेंजेस हो सकता है। उस टाइम 10 एकड़ की बात हुई थी, लेकिन अब जो है ना इस बात पे फाइनल मोहर लग गई है कि हरियाणा राज्य को अलग से विधानसभा बनाने की जो है वो मंजूरी दे दी गई है। ये है इस 30वीं मीटिंग का, जो कि नॉर्थन जोन की एक काउंसिल की बैठक हुई है, उसका एक मुख्य हाईलाइट। हालांकि इसके ऊपर SYL नहर और भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड, इनकी भी थोड़ी थोड़ी बात हुई है। SYL जो सतलुज यमुना लिंक है, इसकी भी बात हुई है, होती रहती है खैर, लेकिन मेन जो है ना वो 126 सीटें हो जाएंगी। कहते इतने लोग बैठेंगे कहाँ पे, इसलिए हमें अलग से ही चाहिए जगह। समझ में आया होगा आप लोगों को? लाइक कर देना समझ में आया तो। ठीक है, अगला सवाल पढ़ाते हैं आपको। शाह लबाना जी और बाबा लखी शाह वंजारा जी की जयंती हरियाणा के किस जिले में मनाई गई? तो इनकी जयंती आज ही यानी कि 10 जुलाई को जो ना कुरुक्षेत्र जिले के अंदर मनाई गई। ऑप्शन नंबर डी जो है इस सवाल का ठीक है। इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये आपको दिखाई दे रही होगी येलो कलर में हाईलाइटेड। मुझे जो चीज़ इंपॉर्टेंट लगती है वो येलो में हाईलाइट कर देता हूं मैं, क्योंकि येलो है मेरा फेवरेट कलर। ठीक है, तो हरियाणा सरकार संत महापुरुष सम्मान एवं विचार प्रसार योजना के तहत महापुरुषों के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रही है। मतलब हरियाणा गवर्नमेंट ने एक नई स्कीम स्टार्ट करी है, संत महापुरुष सम्मान एवं विचार प्रसार योजना। इसके तहत कोई संत महापुरुष की जयंती हरियाणा में मनाई जाती है तो उसके लिए 50,000 से 1 लाख रुपए तक दिए जाते हैं, आयोजक को दिए जाते हैं, आयोजक वाली पूरी ऑर्गेनाइजेशन को दिए जाते हैं। और इसी के तहत ही बाबा लखी शाह वंजारा और बाबा माखन शाह लबाना जी की जयंती के ऊपर 10 जुलाई 2022 को जो है ना ये थानेसर कुरुक्षेत्र की नई अनाज मंडी में जो है ना हरियाणा के मुख्य अतिथि इसमें बने मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी थे। अच्छा सर, ये तो सब बातें ठीक है, लेकिन मतलब इससे हो क्या जाएगा? इससे एक तो बड़ा बेनिफिट ये हो रहा है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री जी को ध्वजवाहक का टैग दिया गया है, फ्लैग बीरर। और किस प्रकार के ध्वजवाहक? धर्म के ध्वजवाहक हो गई, क्योंकि ये तरह तरह के जितने भी संत महापुरुष रहे हैं उन सभी धर्मों के जितने भी जो व्यक्ति या अनुयायी रहे हैं, या कोई मतलब मान लेते हैं कि उनके किसी जैसे कोई गुरु है, गुरु के कोई चेला भी हो सकता है, तो उन सभी की जयंती मनाने की कोशिश ये कर रहे हैं। इससे अच्छी बात ये होगी, कोई संत महापुरुष थे, उनकी बहुत अच्छे संदेश थे, मैसेज थे, वो लोगों तक पहुंचेंगे तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव थिंकिंग तो सबके पास में जाएगी जाएगी। इसलिए इनको धर्म के ध्वजवाहक का नाम दिया है। शायद याद होगा आप लोगों को 12 मई के दिन, अभी थोड़ा टाइम पहले 12 जून के दिन जो है ना वो एक जयंती मनाई गई थी संत कबीर, और उसी पे ही संत कबीर कुटीर नाम रख लिया था हरियाणा के मुख्यमंत्री ने अपने आवास का, है ना, तो वो शायद आप लोगों को याद होगा। इसके अलावा गुरु नानक देव जी की, गुरु तेग बहादुर जी की बहुत सारी और जयंतियाँ भी लगातार मनाई ही जा रही है। अब ये तो सारी बातें ठीक है सर, पर थोड़ा बताओ ना, बाबा माखन शाह लबाना कौन थे? बाबा माखन शाह लबाना जो है ना, इनका जन्म हुआ था 1619 में कर्नाटक के हम्पी में। ये हम्पी सर सुना सुना लगता है, क्या है ये? भाई देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो सुना सुना क्या, हर रोज़ देखते होंगे, हो सकता है आपकी जेब में अभी पड़ा हो। ये 50 रुपये का नया नोट देखना, उसके पीछे आपको हम्पी लिखा मिलेगा। हम्पी कर्नाटक की जगह, और ये विजयनगर साम्राज्य जिसकी 1336 में हरिहर और बुक्का ने स्थापना की थी ना, उसकी राजधानी है। ये पेपर में बहुत बार आया है, जगह इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो इसी शहर में इनका जन्म हुआ था 1619 में।
बाबा माखन शाह लबाना पेलिया वणजारा नाम के सिख इतिहास में बड़े आदर के साथ इनका नाम लिया भी जाता है और ये सिखों के 7वें, 8वें और 9वें सिख गुरु के साहिब के समकालीन रहे हैं। साहिबान के प्रमुख मसंदों में से एक माने गए हैं। ये 9वें सिख गुरु गुरु तेग बहादुर जी को विरोधियों के द्वारा भ्रम फैलाए जा रहे थे, उनको दूर करने में अहम भूमिका निभाई थी। अमीर व्यापारी भी थे ये ठीक है ना। इनका व्यापार एशिया, अफ्रीका, यूरोप तक फैला हुआ था ये। और ये लखी शाह वंजारा के सगे साडू भी माने जाते हैं। और लखी शाह वंजारा जो है ना, इनका जन्म हुआ था गांव खैरपुर, जिला मुजफ्फरगढ़, पाकिस्तान के अंदर 4 अप्रैल 1580 को हुआ था। इनके भाई गोदू नायक के घर में इनका जन्म हुआ था और बाबा लखी शाह वंजारा के भाई ठाकुर शाह के पुत्र हैं, जो कि पीढ़ियों से गुरु नानक साहिब के श्रद्धालु सिख रहे हैं। और दूसरे गुरु गुरु अंगद साहिब जो है ना, उनके भी जो है ना, यूँ कहिएगा मसंद के रूप में या उपदेशक के रूप में रहे हैं। तो इनकी पीढ़ियाँ लगभग 10 गुरुओं के साथ ही लगभग उनकी सेवा की थी। तो सिखों के 10 गुरु के अनुयायियों में से इनकी पीढ़ियां चलती आई है। 11 नवंबर 1675 को गुरु तेग बहादुर जी को जब दिल्ली में औरंगजेब ने शहीद किया था, तब लखी शाह वंजारा ही चांदनी चौक से उनके शरीर को उठा के अपने घर में लाके उनका अंतिम संस्कार किया था। तो इसी के चलते हुए ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है और इन्हीं जी की जयंती आज 10 जुलाई को मनाई गई है हरियाणा के अंदर। चलिए, समझ में आया होगा आपको। अगला सवाल पढ़ाते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज मैरी कॉम को हरा के कॉमनवेल्थ का टिकट पाने वाली हरियाणा के भिवानी जिले के धनाना गांव की खिलाड़ी इंग्लैंड रवाना हुई है। नाम क्या है इसका? नीतू घनघश है। इंपॉर्टेंट तो इसलिए भी है ये क्योंकि ये मैरी कॉम को हरा दिया। जानते हो मैरी कॉम को आप लोग? सर बिल्कुल अच्छे से जानते हैं। दुनिया में 6 बार विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में नंबर 1 रह चुकी है और इस बार ओलंपिक में फ्लैग बीरर थी ओपनिंग सेरेमनी पे। साथ थे इनके मनप्रीत सिंह, जो कि इंडियन मेंस हॉकी टीम के कैप्टन है। इसके अलावा कॉमनवेल्थ चर्चा में इसलिए है कि अभी आने वाले 27 जुलाई को इसकी ओपनिंग सेरेमनी, 27-28 जुलाई को इसकी ओपनिंग सेरेमनी होगी और 7 अगस्त तक चलेंगे ये, ठीक है ना। कहाँ होने वाले हैं? ये होने वाले हैं इंग्लैंड के बर्मिंघम में होने वाले हैं, याद रखिएगा। कॉमनवेल्थ के अंदर अभी एट प्रेजेंट 56 कंट्री हो गई है। रिसेंटली इसमें 55 और 56 2 कंट्री ऐड हुई है। एक गैबॉन कंट्री ऐड हुई है और एक टोगो कंट्री ऐड हुई है। गैबॉन, GABON गैबॉन, और टोगो, TOGO टोगो। दोनों ही वेस्ट अफ्रीकन, फ्रेंच स्पीकिंग वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है, क्योंकि एक्चुअली फ्रांस का कभी इन पे कब्जा हुआ करता था और अभी जो है ना ये ऐड होगी कॉमनवेल्थ में। जनरली कॉमनवेल्थ में वो कंट्री ऐड होती है जो कि कभी ब्रिटिश हुकूमत में रही हो, लेकिन ये दोनों ब्रिटिश हुकूमत की नहीं थी, तो ये दोनों ऐड हुई है अभी, तो थोड़ा चर्चा में है ये ज़्यादा। हालांकि इससे पहले मोजाम्बिक भी ऐड हुआ था, 1995 के अंदर ऐड हुआ था, ठीक है ना, शायद आपको याद होगा। वो ईस्ट अफ्रीकन के अंदर आता है और ये वेस्ट अफ्रीकन में है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है हालांकि। तो बर्मिंघम में ये जा रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 45 से 48 किलोग्राम भार वर्ग में इनका सिलेक्शन हुआ है। ट्रायल ये लेने वाली है आयरलैंड के अंदर और इसके बाद में गेम तो इनका हो गई, तो उम्मीद है कि हो सकता है ये गोल्ड ले आए। भिवानी की बात करें, भिवानी को वस्त्र नगरी, हरियाणा की काशी, छोटी काशी, मंदिरों का नगर, मिनी क्यूबा, बॉक्सिंग का पावर हाउस, सिटी ऑफ वॉर हीरोज कहते हो। भिवानी के पर्यटन केंद्रों में चिंकारा है, बयां पर्यटन स्थल है, मिनी चिड़ियाघर, रेड रॉबिन, कुछ प्रसिद्ध शिक्षण संस्थान हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है यानी कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड है। इसकी स्थापना 1969 में चंडीगढ़ में हुई थी, लेकिन बाद में 1981 में इसको ट्रांसफ़र भिवानी में कर दिया था। हरियाणा ओपन बोर्ड 1994 में इसका सेटअप हुआ था यहाँ पे, ठीक है ना। अच्छा, टिट्स भिवानी है, टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल एंड साइंस, ठीक है, इसकी स्थापना 1937 में JD बिरला साहब के द्वारा की गई थी। चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी भी है जिसकी स्थापना साल 2014 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के कितने जिले NCR से बाहर होंगे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, NCR से बाहर होंगे कितने जिले? NCR का फुल फॉर्म लिखो कमेंट में क्या है। NCR से हरियाणा के 5 जिले बाहर हो जाएंगे। कौन से? सल, करनाल, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, जींद और भिवानी। 2018 में इनको NCR में शामिल किया था और NCR का क्षेत्र बढ़कर उस टाइम पे 25,327 वर्ग किलोमीटर हो गया था और इससे पहले 9 जिले ही NCR में शामिल थे, उसके बाद ये 5 और ऐड कर दिए। तो अभी की करंट न्यूज़ ये है कि हरियाणा के अंदर टोटल 1148 वर्ग किलोमीटर NCR का रीजन है वो कम हो जाएगा। ये NCR जो है ना आपका नेशनल कैपिटल रीजन या एरिया आप लोग कह सकते हो, ठीक है ना। सो नेशनल कैपिटल जो आपका एरिया है, नेशनल कैपिटल रीजन या एरिया जो है ना, ये कितना कम हो रहा है? 1148। 24 मई को भी रिसेंटली करनाल, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी और जींद और भिवानी, इसके अलावा
3 तहसील भी है। एक तो रोहतक की महम है, एक पानीपत की मतलोडा है और एक पानीपत तहसील जो है ना, इनको एनसीआर से बाहर है। कंप्लीट पानीपत को नहीं, पानीपत तहसील को। पहले ही बात बनी थी कि जो दिल्ली राजघाट से 100 किलोमीटर दायरे में आते हैं ना, उनको एनसीआर में ऐड किया जाएगा। तो अब यूं समझो फिलहाल क्या होगा, फिलहाल लगभग 9 जिले और ऑलमोस्ट 12,280.68 वर्ग किलोमीटर एनसीआर का रहेगा, जिनमें से फरीदाबाद, गुरुग्राम, झज्जर, नूंह, पलवल, रेवाड़ी और सोनीपत का 100% एरिया रहेगा। इसके अलावा पानीपत का लगभग मोर देन 50% है, रोहतक का मोर देन 65 या नियर अबाउट 70% का एरिया है। ऐसे राउंड फिगर याद कर लेना इनको आप लोग, ठीक है। सरकार मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत पंजीकृत बागवानी करने वाले किसानों को कितने हजार रुपए देगी? इससे पहले किसानों को करीब 9,000 रुपए दिए जाते थे, इसके लिए 50,000 रुपए देगी सरकार। अच्छा देखो, मेरा पानी मेरी विरासत योजना में क्या है, जो लोग चावल या धान नहीं लगाते हैं उनको 7,000 रुपये प्रति एकड़ दिए जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे क्या किया जा रहा है, इसको एक्सपेंड करके पानी बचाने के लिए दूसरी फसलों की बजाय बागवानी कर लो, उससे बहुत बड़ा मुनाफा होता है। इसलिए इस गवर्नमेंट ने कह दिया कि 50,000 रुपये देंगे। सही है, 50,000 की फ़ोटो तो आपने नहीं लगाई, आपने तो ये 2-2,500 की फ़ोटो लगा दी, ठीक है ना। हालांकि चलो, ये 50 रुपये का नया नोट है, इसके पीछे हम्पी का है। ये 200 का नया नोट है, इसके पीछे जो है वो सांची का स्तूप है। इसको कहते हैं हरियाणा में स्पेशली बटाऊओं को दी जाने वाली जवारी वाला नोट, ठीक है। तो 100 कम पड़ते थे, 500 ज़्यादा हो जाते थे, इसलिए बीच का मीडियम निकाल दिया, 200 बेस्ट है। 500 लाल किला है, 2000 मंगलयान है, 100 का नोट है उस पर रानी की वाव है और 20 का नोट है एलोरा है। एलोरा कौन कौन से धर्म से रिलेटेड है कमेंट में बताना आप लोग, और कौन से ईयर में उसको यूनेस्को ने ऐड किया था। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में ऐड हुई है, वो महाराष्ट्र में पड़ती है, ठीक है। और 10 रुपये पे सन टेम्पल कोणार्क है, ठीक है। अच्छा, एक बात और इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नहीं बनाया मैंने, अलग से ही इसका न्यूज़ ही पढ़ लीजिएगा, यहाँ से समझा देता हूँ। गवर्नमेंट टू कनेक्ट अपकमिंग नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन जेवर विद हरियाणा, नितिन गडकरी। नितिन गडकरी साहब ने एक अनाउंसमेंट किया है क्या कि नोएडा का जो जेवर एयरपोर्ट है, शायद जानते होंगे आप लोग, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और जो कि गौतम बुद्ध नगर के अंदर पड़ता है, यूपी के अंदर, जीटीबी नगर इसको कह सकते हो या गौतम बुद्ध नगर। और इस एयरपोर्ट को जो है ना कनेक्ट किया जाएगा हरियाणा के अंदर। अच्छा, हरियाणा के अंदर कहाँ पे? फरीदाबाद बल्लभगढ़ बाईपास के एमपी कुंडली मानेसर पलवल जो लिंक है ना, इसको गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट जो है ना, मतलब इससे भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत में हरियाणा और यूपी को कनेक्ट किया जाएगा। इसके लिए बजट दिया था नितिन गडकरी साहब ने 2414.67 करोड़ का। सो एक अभी के लिए प्लान्ड है ये बात, और लगभग ये 31.425 किलोमीटर की लेंथ के साथ कनेक्ट होगा हरियाणा और यूपी वाला, जो कि हरियाणा में फरीदाबाद बल्लभगढ़ बाईपास जो केएमपी लिंक है ना, वहाँ से कनेक्ट किया जाएगा। चलिए, इस बात को याद रखना आप लोग, और इसी के साथ में मैं इस लेक्चर को समाप्त करता हूं और आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूं कि किस पर्यावरणविद ने जैव विविधता संरक्षण क्षेत्र का सिद्धांत दिया है? गिलार्ड नेल्सन ने, नॉर्मन मेयर्स ने, जॉन मुयर ने, इनमें से कोई नहीं? बताइए विस्तार से। कल फिर हाजिर होऊंगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो फीडबैक भी दीजिएगा, वीडियो को लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा। चैनल पे पहली बार हो तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू सो मच। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। कल मिलता हूँ नए क्वेश्चनों के साथ।